नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं बहस का सबसे बड़ा शो दंगल। लोकतंत्र में बहस स्वस्थ परंपरा मानी जाती है, लेकिन जब बहस आरोप प्रत्यारोप में बदल जाए और बिना तथ्यों के सियासत होने लगे तो फिर असल मुद्दे जो हैं वो गौड़ हो जाते हैं। सवाल उठता है कि क्या अतीक और अशरफ की हत्याकांड में जो बहस हो रही है उसमें कुछ दमखम है, या फिर हर राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने तरीके से इस मामले में सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि योगी सरकार के एक मंत्री ने अतीक और अशरफ के हत्याकांड में जो सनसनीखेज सवाल उठाए हैं वो सवाल बेहद गंभीर हैं। वहीं ओवैसी भी मौके पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। हत्या करने वाले शूटरों को नाथूराम गोडसे से जोड़कर बहस की नई धारा बना दी है। इन बयानबाजियों के बीच सीएम योगी ने साफ कर दिया कि यूपी में कानून का राज है और किसी से नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। आज बयानों की इन्हीं परतों खंगालेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है इन बयानों के मायने। क्या सियासत का शिकार हो गया माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ, या फिर हत्याकांड में कोई और पेच है? लेकिन सबसे पहले जो ये मुद्दा हमने उठाया है उसको समझने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जुम्मा 8 रोज ठीक से भी नहीं बीता कि माफिया अतीक अहमद की हत्या की एक और नई थ्योरी सामने आ गई। ये थ्योरी यूपी पुलिस की नहीं है, बल्कि योगी सरकार के मंत्री की है। यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए वो बेहद गंभीर है। मामले में विपक्ष ये कह रहा है कि अतीक का मामला जो था ये जुल्म के मानते हैं, उसके साथ कानूनी इंसाफ नहीं हुआ। अतीक को जो है शहीद बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सच तो ये है, अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या की। यूपी के मंत्री जी के इस बयान से मिलता जुलता बयान हरियाणा के गृहमंत्री ने पहले ही दे दिया था। हमारे कुछ राजनेताओं की माफियाज के साथ प्रेम प्रसंग है, और जब किसी माफिया को कोई सुई या कांटा लगता है तो दर्द इन राजनेताओं को होती है, तो इसलिए ये शोर मचाते हैं। यानी अतीक और अशरफ की हत्याकांड में पुलिस बेशक अभी छानबीन कर रही है, लेकिन जिन 3 शूटर्स ने मीडिया के कैमरे के सामने, उनसे अब तक यूपी पुलिस भले ही राज नहीं उगलवा पाई, लेकिन बीजेपी के नेता मंत्री विपक्ष को लपेटे में ले रहे। उधर विपक्ष की अपनी थ्योरी है। तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन है। ये 3 लोग टेरर सेल का हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शक है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, कितने हैं नहीं मालूम, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको हथियार दिया गया है और जिनको कहा गया कि बेटे गोडसे का ख्वाब पूरा करना है तुमको। जंगल राज तो आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो कभी जो बुलडोजर चलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से सबका अधिकार है, सबको सजा होनी चाहिए, कोर्ट है, न्याय है, न्यायालय है, सब चीज है। तो देख लीजिए कि कहाँ जा रहा है स्थिति, क्या स्थिति हो रहा है। अतीक और अशरफ की हत्या ने उसी पल सियासी रंग ले लिया था कि पुलिस के सामने दोनों को गोलियों से भून दिया गया। उसी वक्त विपक्ष और सत्ता पक्ष के बयान आने लगे, लेकिन सीएम योगी का साफ कहना है कि यूपी में कानून का राज है और किसी भी मजहब के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह नहीं होगी, किसी का आवागमन बंद नहीं। आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है ये कानून का राज सबके लिए समान रूप से है, और ये सबके बराबर लागू होता है, सबके बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान है। यूपी में कानून व्यवस्था के साथ किसी भी सूरत में सीएम योगी खिलवाड़ नहीं चाहते, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अतीक अशरफ की हत्या के पीछे विपक्ष पर यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह क्यों ऐसे संगीन आरोप लगा रहे हैं? क्या इसमें कुछ दम है, या फिर ये बिना वजह ही मुद्दे को भटकाया जा रहा है? अगर योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह के पास कुछ सबूत है तो उन्हें पुलिस की मदद करनी चाहिए, वरना पुलिस को ही जांच का काम करने देना चाहिए और फिजूल की बयानबाजी से सबको बचना चाहिए।
संभल से अभिनव माथुर, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। राकेश जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। बड़ा सीधा सवाल है कि यूपी सरकार में मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने ये बयान दिया। ऐसा ही बयान जो है वो हरियाणा में भी गृह मंत्री की तरफ से आया था। इन बयानों में कोई आधार है, कोई सबूत है, या फिर जैसा हम कह रहे हैं कि कहने के लिए कह दिया जाए, सब कह रहे हैं तो कुछ आहूति बयानों की हम भी डाल दें, कुछ ना कुछ नफा नुकसान तो देखा जाएगा। देखिए, बयान तो कई बार मीडिया के सवालों के जवाब के रूप में आते हैं। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, मैंने इस बात को उस दिन से भी कहा है जिस दिन ये हत्या हुई है। हमने कहा है ये दुस्साहसिक वारदात है, ये मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील प्रकृति का है। इसलिए पक्ष का कोई व्यक्ति हो या प्रतिपक्ष का कोई व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक शख्सियत को इस पूरे मामले में बोलते समय बेहद संवेदनशीलता और इस पूरे मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। यह सच है कि अतीक अहमद एक बड़ा माफिया दुर्दांत अपराधी था, यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि उसकी हत्या इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। यह भी सच है कि पुलिस अभिरक्षा में हत्या हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है, लेकिन यह भी सच है कि किसी अपराधी और अपराध की आयु बहुत लंबी नहीं होती है। जब भी कोई अपराधी गोली चलाता है तो यह गोली पलटकर एक न एक दिन वापस आती है, और बहुत लंबे समय तक अतीक अहमद ने अपनी जराइम की दुनिया में अपना साम्राज्य वो लगातार चलाता रहा। एक न एक दिन तो यह हश्र होना ही था, लेकिन पुलिस की अभिरक्षा में यह हुआ, यह निश्चित तौर पर परेशान करने वाला है। इस पूरे मामले में जो अपराधी हैं, उन अपराधियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस इंटरोगेट कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। हर पहलू, हर तथ्य की जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या इनके पीछे कोई और है, इनके हत्या का उद्देश्य क्या था, कैसे पूरी योजना रची गई। हर बात के, हर सवाल के जवाब उत्तर प्रदेश की पुलिस वैज्ञानिक तथ्यों और तर्कों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, फोरेंसिक है उसके एक्सपर्ट्स हर बात को एनालाइज करने का काम कर रहे हैं। और एक जुडिशियल कमीशन जो बना हुआ है, जो 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा, वो भी इस पूरे मामले के सारे तथ्यों को देख रहा है। ऐसे में किसी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर के भिन्न प्रकार के एंगल खड़ा करने का काम करती है। आज मैंने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से आज गोडसे से तुलना करने का काम किया। क्या कहना चाहते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी? ये कहना चाहते हैं कि हत्यारे गोडसे हैं तो ये अतीक अहमद अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी है। क्या वो महात्मा गांधी घोषित करना चाहते हैं? ठीक है राकेश जी, साहब की ये वकालत समझ में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आपने एक मंझे हुए नेता की तरह बड़े जोर शोर से बयान दिया, मैं आपको सुन रहा था, लेकिन मेरे अब 2 सवाल आपसे हैं और उम्मीद करूंगा ईमानदारी से जवाब मिला जाएगा। पहला सवाल यह है कि जो कुछ ये घटना हुई, क्या ये प्रदेश सरकार की पुलिस की एक बड़ी नाकामी थी जिसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा, और जब भी पुलिस की नाकामियों का जिक्र होगा उसमें आप भी मानेंगे कि इस घटना का जिक्र होगा? आप मानते हैं बहुत बड़ी नाकामी थी, लापरवाही थी? देखिए शुभंकर, ये बात सच है कि इस देश में यह कोई पहली घटना ऐसी नहीं है जिस घटना में पुलिस की उपस्थिति में कहीं किसी की, लेकिन पुरानी घटनाओं की आड़ में आप बच नहीं सकते ना राकेश जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस घटना की बात कर रहे हैं, ये नाकामी है या नहीं है? नहीं, ये आप, मुझे लगता है, मुझे मेरी स्मृति जो याद ध्यान आ रही है जी, आप स्वयं उस समय स्टूडियो में थे, आप इस पूरे उस समय शो कर रहे थे जिस समय ये लाइव हत्याकांड हुआ। क्या मीडिया इस बात का आकलन कर सकता था कि अचानक इस तरह की कोई घटना हो सकती है? लेकिन देश की सुप्रीम कोर्ट ने सर मुझे नहीं कहा था कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल ठीक, अगर मुझसे कहा होता तो फिर मैं जवाबदेही मेरी होती। देखिए, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो इंतजाम किए गए थे। पुलिसकर्मी भेजकर जो डंडा भी नहीं उठा पाए, बंदूक तक नहीं उठाया, एक ऐसे दुर्दांत अपराधी को लेकर जिसके ऊपर 100 से अधिक मामले थे। शुभंकर जी, 40 सेकंड के भीतर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। आपके रिपोर्टर समर श्रीवास्तव और आपके कैमरामैन नीरज वहां मौजूद थे। आप उनसे स्वयं गवाही दीजिए कि 40 सेकंड के भीतर संभलने का मौका नहीं मिला, और 40 सेकंड के भीतर ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने घेराबंदी की, और अगर पुलिस वहां गोली चलाती तो हो सकता है किसी मीडिया कर्मी को भी गोली लग सकती थी। पुलिस ने गोली नहीं चलाई सर, उन्होंने खुद सरेंडर किया, वो खुद बंदूक फेंक कर आए सरेंडर। पुलिस वाले ने, एक ही पुलिस वाले 2 को पकड़, लेकिन ठीक है, आप मान रहे लापरवाही। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है, आप कह रहे हैं किसी भी राजनीतिक दल को इस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं एक बयान पढ़ रहा था, सुरेश खन्ना जी बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, कहा कि यह भगवान का न्याय है, आसमानी फैसला है। इससे पहले आपके एक और मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पाप और पुण्य का फैसला यहीं पर होता। अब एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि गलत बयानबाजी ना की जाए, सियासी बयानबाजी ना की जाए, अपराधी था, इस बात से कोई इंकार नहीं करा, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ वो शर्मनाक था। और फिर ऐसी बयानबाजी जो भड़काने वाली है, प्रवोक करने वाली है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की सियासत होती है, अगर ऐसे में ये घटनाएं आपको लेकर कहा जा रहा है कि आप लोग भी वही सियासत कर रहे हैं, तो फिर क्या गलत है? और ये मंत्री जी ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, इन दोनों बयानों को भड़काऊ बयान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये सच है, मैंने जो बात कही ना कि किसी भी अपराध और अपराधी की आयु लंबी नहीं होती है, यह सार्वभौमिक सत्य है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि आप जब किसी पर गोली चलाएंगे तो गोली पलटकर वापस आप पर भी आ सकती है, इस बात की संभावना होती है। यह सच है कि पाप और पुण्य का हिसाब इसी धरती पर होता है, यह सच है।
इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि पुलिस की अभिरक्षा में अतीक अहमद को गोली मारा जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह चौंकाने वाला है, यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद यह सच है कि एक गैंगस्टर, एक माफिया, एक दुर्दांत अपराधी की गति ऐसी ही होती है। वो जब किसी पर गोली चलाएगा तो क्या गोली खाएगा नहीं? ठीक है, गोली खाने की संभावना ठीक है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो फिर आप गोडसे को लेकर इतना नाराज क्यों हो रहे थे? आप गोडसे को लेकर इतने खफा क्यों हो गए? उससे भी तो लोग, एक वर्ग है जो मानता है कि गांधी जी की हत्या की, उन्हें वो आतंकवादी कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। वर्ग नहीं है, सब मानते हैं, पूरा देश मानता है, देश के संविधान के तहत। नहीं, आजकल तो लोग ट्वीट करते हैं कि कई लोग तो ऐसे भी हैं जो गोडसे को गांधी जी से बड़ा मानने लगे, मूर्ति लगाने लगे देश में। वो भी लोग गोडसे की विचारधारा और हर प्रदेश में है। देखिए, गोडसे की विचारधारा क्या थी, गोडसे की अच्छाइयां क्या थी, यह अलहदा मसला हो सकता है। लेकिन यह सच्चाई है कि गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करने का एक ऐसा अपराध किया था जिस अपराध तो फिर ओवैसी के बयान से आपको नाराजगी किस बात की थी? नहीं, हमारी नाराजगी इस बात की है कि आप अगर गोडसे बता रहे हैं तो क्या अतीक अहमद को आप गांधी बता रहे हैं? यह उदाहरण फिट ही नहीं हो सकता है। अरे भाई, एक अपराध हुआ है, एक आपराधिक घटना हुई है, आप अपराधियों को जो चाहे कहना चाहे कहें, लेकिन इस मामले में जब आप गोडसे की बात करते हैं तो क्या अतीक अहमद को गांधी बताने का प्रयास कर रहे हैं? ठीक है, यही जो मंशा है, इसी मंशा पर सवाल। ठीक है, सुमैया राणा जी, शुभकामनाएं हमने आपको दे दी, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है शाइस्ता परवीन का, जिसमें वो कह रही हैं कि अतीक अहमद का लिखा हुआ पर्चा पढ़ रही थी और वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को जानता कौन था उस बेल्ट में। अतीक अहमद ने धन, दौलत, बाहुबल, लोगों के समर्थन से वहां बढ़ाया, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो उन्हीं के दौर में हुई थी, बर्बाद करने की कोशिश उन्हीं के दौर में हुई थी, जिसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया। और अब क्यों ना कहा जाए कि जब अतीक अहमद का चैप्टर बंद हुआ है जिस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, तो उसके बाद वही सियासी रोटी आप लोग भी सेक रहे हैं जिसकी बर्बादी के पतन की शुरुआत आप लोगों ने की थी। बिल्कुल। सबसे पहले तो इस कदर नफरती जो एक माहौल बन गया है इस वक्त में, उसमें मैं इस वक्त ईद की खुशगवार मुबारकबाद देती हूँ अहले वतन के लोगों को और उम्मीद करती हूँ कि हमारे वतन में खुशियां और मसरतें आए। अब दूसरी बात, मैं जो आपने सवाल किया मैं उस पर बिल्कुल जवाब दूंगी कि देखिए, पहली चीज तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए प्रवक्ता हैं उनको ये बात सुनी उन्होंने कि नहीं सुनी। इन्होंने तो कहा कि वो समाजवादी पोषित, समाजवादी ने बढ़ावा दिया, समाजवादी ने किया। अब तो वो ही अपने मुंह से इस बात को बोल रही है कि कार्रवाई वहीं से शुरू हुई थी। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि आरोप जब तय हुए होंगे, कार्रवाई हुई होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस वक्त पे भी न्यायपालिका पे भरोसा किया था। ठीक है, हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर धर्म का अपना आस्था का एक स्थान है और उसमें हम ये मानते हैं कि हर बुरे का अंत बुरा होता है, लेकिन देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। और ये मामला जब कोर्ट में था और फिर एक उम्र कैद की सजा पाए हुए व्यक्ति को इस तरीके से सरेआम घूमने को जस्टिफाई करती है जब भारतीय जनता पार्टी, तो अफसोस होता है। नहीं, बहुत सारे लोग को सुमैया जी हम सुन रहे थे सोशल मीडिया से लेकर जब प्रतिक्रियाएं ले रहे थे, वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने भड़काया था, योगी जी को सदन ने भड़का दिया था, उसके बाद असद का जो एनकाउंटर हुआ उसके लिए बहुत सारे लोग अखिलेश जी को भी जिम्मेदार मानते हैं कि आप लोगों ने शायद, देखिए इसमें शायद थोड़ी सी वजह ये हो सकती है, वो लोग कर सकते हैं क्योंकि अभी ही उनके परिवार ने एक दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी और उस पार्टी, जिस पार्टी में वो हैं, वो जनाब अखिलेश यादव साहब से और समाजवादी पार्टी से पता नहीं क्यों बहुत भयभीत रहते हैं। उनको बहुत बड़ा खतरा रहता है कि एक बड़ा मुस्लिम वर्ग उनके साथ क्यों जुड़ा हुआ है। ये बलगलाने वाला एक वो था, इसकी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है इस बयान की। और रही बात विपक्ष के, एक जिम्मेदार नेता, एक वरिष्ठ नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, जनाब अखिलेश यादव सदर हैं उसके, तो उनकी सवाल करना बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है। और बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, आपके बयान से दो शब्द निकाल रहा हूं, एक बड़े नेता, एक ऑथेंटिसिटी। अगर बीजेपी से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके नेता धर्मपाल सिंह किस आधार पर कह रहे हैं कि विपक्ष ने मरवाया है, तो आपके बड़े नेता जिनकी ऑथेंटिसिटी की आप बात कर रही हैं, वो किस आधार पर कह दे रहे हैं बिना जांच हुए कि इसमें सत्ता पक्ष की साजिश हो सकती है, अतीक अहमद की हत्या करवा दी गई, सरकार शामिल थी, ये राजनीतिक द्वेष के चलते हुआ है? जी बिल्कुल, मैं उसको भी बता देती हूँ। देखिए, कोई भी होगा जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, थोड़ा सा भी वो सोशल होगा, वो समझ सकता होगा कि जिस तरीके से काम किया जा रहा था अतीक अहमद चकिया के ऊपर, जिस तरीके से एक बड़ी पुलिस फोर्स के सामने, देखिए दो बातें मैं नाम बिना लिए फिर मैं आपके चैनल पे भी कहूंगी कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने, मैंने अपने बचपन से उनको सुना है, आपको ये यकीन भी नहीं आएगा, और वो आपका भी हिस्सा रहे हैं कि उन्होंने ये बता दिया कि जो पुलिस कहानी गढ़ रही थी असद के एनकाउंटर में, वो पूरी तरीके से फेक है, उसमें उसका कोई आधार नहीं है।
जब उस एनकाउंटर पे अभी शक की सुई चल रही थी, सुमैया जी, सवाल उठाना कि इसके जवाब देना और ये कह देना कि ये पूरी तरह फेक है, ये दो बहुत अलग बातें हैं। वो जो जिक्र आप नहीं जो आप जिक्र कर रही हैं वो मेरे साथ ही लाइव बुलेटिन में हुआ था, मैंने ही सवाल पूछे थे, इसलिए मुझे अच्छे से याद है जिस चीज का जिक्र आप करें। मैं ये कहना चाह रही हूँ, फेक कहने के पीछे वजह क्या थी? नहीं, कुछ सवाल उठाना, नहीं, फेक नहीं कहा गया था, कुछ सवाल उठाए गए थे। मैं अभी भी कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि वो कार्यक्रम मैं ही कर रहा था और उस कार्यक्रम में मैंने ही सवाल पूछे थे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये दो सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब पुलिस को देना होगा। अब वो सवाल पूछना और पूरे एनकाउंटर को फेक कह देना, ये दोनों बहुत विरोधाभास है। मैं इतनी जिम्मेदारी आपसे भी उम्मीद करूंगा। अब आप ही कह रहे हैं कि पुलिस को जवाब देना होगा, यही जवाब तो समाजवादी ये तो केंद्र सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि अगर फेक होगा तो जो जांच चल रही है मजिस्ट्रेट की अगुवाई में, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस से जवाब तो हर एनकाउंटर के बाद लिया आता है, वो तो एक प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा बयान आता है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे और पूरा उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है और पुलिस का पूरा बोलबाला चल रहा है। ऐसे में इतनी सशक्त पुलिस के सामने 3 अपराधी इतनी दुर्दांत हत्या करके चले जाते हैं, तो इसका मतलब कि फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या लखनऊ में बैठी हुई सुमैया राणा लेंगी या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लेंगे? जाहिर सी बात, शासन प्रशासन लेगा उसकी जिम्मेदारी। नहीं, हालांकि मिट्टी में मिला देंगे का अर्थ क्या एनकाउंटर होता है या इस तरह सतीक को मरवाना, इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से हो सकती है। राकेश जी भी और देखिए, सब जानते हैं मिट्टी में मिलाने का मतलब क्या होता है और मिट्टी में कौन मिलता है, ये भी सबको ठीक है। मैं राकेश जी को एक बार ले लेता हूं। राकेश जी, इस पर आप प्रतिक्रिया दे चाहेंगे? नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, सुमैया राणा जी कह रही है कि संविधान के तहत जो है न्याय होने के लिए बात। अरे भाई, संविधान के तहत तो न्याय हुआ, 44 साल में पहली बार हमने उसको सजा दिलाने का काम किया, कन्विक्शन उसका हुआ। अरे भाई, पहले भी हत्याएं हुई हैं, कोई हत्या संविधान के तहत नहीं होती है, कोई हत्या संविधान के तहत नहीं होती है। राजूपाल की हत्या क्या संविधान के तहत हुई थी क्या? ये कृष्णानंद राय की हत्या संविधान के तहत हुई थी क्या? अरे भाई, हत्या एक अपराध है और अपराध की जांच करना, अपराधियों के गिरफ्तार करना, ये संविधान के तहत होता है। न्यायपालिका में उसका ट्रायल करना, ये संविधान के तहत होता है और हम वही कर रहे हैं। पुलिस ने हत्या नहीं की है ना। आप जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के बिल्कुल एक लाइन में कह देते हैं फेक एनकाउंटर है। आप जांच एजेंसी है क्या? आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है क्या? आपने निर्णय सुना दिया कि एनकाउंटर फेक है? सच यह है कि जब जब कोई अपराधी मरता है, कोई माफिया मरता है, तो समाजवादी पार्टी तुरंत मातम मनाने लगती है, छाती पीटने लगती है कि हाय ये अपराधी, ये माफिया मेरे घर परिवार का था जो मार दिया गया। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत नजदीक का रिश्ता है समाजवादी पार्टी। ठीक है, एक बार सुमैया जवाब दीजिए, फिर चितरंजन जी और मेरे साथ डॉक्टर आलोक है, उनके पास में जाऊंगा। सुमैया जी, 30 सेकंड आपके लिए इसका जवाब देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को ये बुरा लगता है कि विपक्ष अपना दायित्व निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इनकी कार्यप्रणाली पे सवाल उठाता है, जिसको ये आपत्ति बताते हैं। इनके पास जवाब नहीं है, जब जवाब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो तिलमिलाएंगे। और ये हम नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं पूछी, पूरा देश पूछ रहा है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका जवाब जी। राकेश जी ये कह रहे हैं कि सवाल उठाना आपका अधिकार है, सवाल हम भी उठा रहे हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, पत्रकार होने के नाते हम भी लगातार पूछ रहे हैं कि एनकाउंटर सत्य कैसे साबित कीजिए। लेकिन जो आप फेक को डिक्लेयर कर दे रही हैं उसको लेकर वो कह रहे हैं कि आप हाईकोर्ट नहीं है या आप अधिकारी नहीं है, जो आप डिक्लेरेशन कर दे रही हैं उसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। जो तरीका आप, जो वो फिल्म है ना, जो पूरी पिक्चर अगर आप उसको रिपीट करके बार बार देखेंगे, जो मैंने बहुत बार देखी है, उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये कहाँ पे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, और उसको भी फेक ना बता दे वो कहीं, वो वहां की जो CMS हैं, जो हॉस्पिटल था जिसमें वो मेडिकल के लिए ले जाए जा रहे थे, उनका बयान था कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं थी हॉस्पिटल में कि उनको लाया जा रहा है। जबकि इस तरीके के अपराधियों को जब भी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ेगी, अगर सरकार ने मदद मांगी होती पुलिस प्रशासन ने, तो हम जहां पर वो थे वहीं पर डॉक्टर्स को भेज के मेडिकल करवा देते। ये एक बयान जितना मेरे कॉन्टेक्स्ट में जोड़ दूं, मैं थोड़ी सी बात जोड़ दूं। इन्फॉर्मेशन नहीं था। नहीं, सुमैया जी आपको जानकारी पूरी नहीं है, आप पूरी जानकारी किया करिए। उन्होंने ये कहा है कि हमें पहले से जानकारी नहीं थी, 10 मिनट पूर्व सूचना हमें दी गई थी। और ऐसे किसी कुख्यात अपराधी को लेकर के जा रहे होते तो एक दिन पहले से कार्ड छपवा कर नहीं भेजते हैं कि कल हम आपके यहां मेडिकल लेकर के आएंगे। अरे भाई, ऐसे मामलों में त्वरित सूचनाएं दी जाती हैं, स्पॉन्टेनियस सूचनाएं दी जाती हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई हरकत पहले से नहीं की जा सके। ठीक है, महेशपाल में आपकी सूचना तंत्र फेल हो गया। अतीक में जो शूटर्स थे वो वहां मौजूद थे पहले से, क्योंकि मेरे सहयोगी भी वहां थे, वो उन्हीं के साथ घूम रहे थे और उन्हें अंदाजा था कब कहां कौन आने वाला है। उनके पास प्लानिंग होती है, वो प्रयागराज में रुकते हैं। तो आपकी पुलिस पर तो बहुतेरे सवाल खड़े हो रहे हैं सर। नहीं, देखिए ये उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी आप पीठ थपथपाएंगे? एनकाउंटर
उसको अगर आप तारीफ मानते तो फिर तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति होगी। लेकिन और क्या कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि उमेश पाल की हत्या हुई, सरकारी गवाह मारा गया, पुलिस वाला मारा गया, ड्राइवर मारा गया, आपकी पुलिस पर सवाल खड़े हुए, 50 दिन बाद एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अतीक और असद की पुलिस की मौजूदगी में हत्या हुई। तो आपकी पुलिस को लेकर तो हजारों सवाल है। बिल्कुल सवाल खड़े करना आपका अधिकार है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि उमेश पाल की हत्या के 48 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पहले अपराधी को मार गिराया था। और अपराधी को मार गिराने की स्थिति अपवादी की स्थिति में उत्पन्न होती है, क्योंकि ये खूंखार दुर्दांत अपराधी जिनको लंबे समय तक सत्ता के संरक्षण में पाला गया, पोसा गया, ये पुलिस को क्या समझते रहे। हम जानते हैं ना कि पुलिस को ये कितना कमजोर समझते रहे, गोली चलाते हैं। अपराधी योगी सरकार में पकड़ में क्यों नहीं आते, ये एक बड़ा मन में सवाल है। जैसे गुड्डू मुस्लिम है, अब इसको लेकर भी एक बड़ा वर्ग मान रहा है कि इसका भी देर सवेर खबर आ जाएगी, भागने की कोशिश कर रहा था, जो सातों आदमी इनका चल रहा है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बन गया, ये हर बार ऐसा ही होता है, पकड़ पुलिस क्यों नहीं पाती, ये एक सवाल मन में लोगों के आ चुका है। 10,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किए हैं, 183 अपराधी केवल मारे गए। 183 के अलावा बाकी अपराधी तो पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए ना। हजारों अपराधी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे भेजे हैं। और मैं आगे जोड़ दूं, देखिए कोई अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाए तो पुलिस क्या करेगी, सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए। क्या पुलिस गोली खाने के लिए है क्या? और ये पुलिस को जो पिस्तौल दी गई है सरकारी खर्च पर खरीद करके, ये किस लिए दी गई? पुलिस वालों की भी जिंदगी है, उसका सम्मान भी हम करते हैं, लेकिन अगर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है तो फिर सवाल भी आएंगे। लेकिन गुड्डू मुस्लिम को लेकर पूछा, मैं वो भी जवाब दे देता हूं। मैं आपके देख रहे दर्शकों के माध्यम से अपील कर रहा हूं, कोई शाइस्ता परवीन का और गुड्डू मुस्लिम का शुभचिंतक अगर आज तक देख रहा हो तो उसको मैं कह रहा हूं कि सूचना दे दो भाई, सरेंडर कर दो। और सरेंडर नहीं करोगे, पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस असद की तरह किया तो तुम्हारे साथ भी पुलिस मुठभेड़ में वो हो सकता है जो पहले हो चुका है। अब देखिए फिर आप कहेंगे कि मिट्टी में मिला दो संदेश, राजनीति में बयानों के बड़े मायने। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि सरेंडर कर दो। मैं अपील कर रहा हूं कि अगर कहीं से देख रहे हैं, सरेंडर करिए, कोर्ट के सामने जाइए, अपने वकीलों के साथ जाइए। चितरंजन जी, मैं आपके पास आऊंगा। अतीक अहमद हत्याकांड जो है वो हुआ तो प्रयागराज में है, लेकिन हमने बिहार में कल तस्वीरें देखी कि जब अलविदा नमाज के बाद लोग निकले और वहां पर हमने देखा कि एक वर्ग निकला जिसने अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए। अब बड़ी हैरानी हमें हुई, क्योंकि अतीक अहमद वो व्यक्ति जिसके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे, कई सारी हत्याएं, कई सारी बातें। अतीक अहमद अमर रहे हैं, जिंदाबाद। ये जो पॉलिटिकल नारे बिहार से निकल कर आए, क्या बिहार में भी अतीक अहमद एक बड़ा इशू है जिसके सियासी नफे नुकसान होते हैं? आपको क्या लगता है कि आपके स्टेट में ऐसी घटनाएं क्यों हुई? क्योंकि महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, जिंदाबाद के नारे लगाए, कुछ लोगों ने तो उन्हें शहीद करार दे दिया, कुछ ने तिरंगा भी जाकर उनके उस पर फहरा दिया। तो ये घटनाओं को लेकर आपका टेक क्या है? देखिए शुभांकर जी, यह बिहार है या उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से कानून व्यवस्था की स्थिति है, और अभी भाजपा के साथी हमारे राकेश जी बोल रहे थे, उन्हीं के बातों में काफी कंट्राडिक्शन। बिहार में कल जुम्मे की नमाज के बाद कुछ लोग मुश्किल से 4-5 लोग रहे होंगे, नहीं ज्यादा थे सर, नहीं ज्यादा थे, स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। नहीं ठीक, नहीं शुभांकर बोल रहे दीजिए। मीडिया ने सवाल पूछा, उस सवाल पर उन्होंने अपना जो उनका रिएक्शन था, रिएक्शन दिया। शुभांकर जी बोलिए, आपको कोई टोकेगा नहीं। शुभांकर जी, तत्काल जो हुई यह जानकारी आई, पुलिस तुरंत एक्शन में आ गया और तुरंत जो है सो घटना के बारे में जानकारी, जो प्रक्रिया होती है उस पर तुरंत एक्शन में आ गया। उनकी तलाश शुरू हो गई, वे कहीं फरार हो गए। तो यह बिहार है, यहाँ पर जो है सो तालिबानी हुकूमत नहीं, बढ़िया बात है। नहीं शुभांकर जी, तालिबानी, अभी राकेश जी जो बोल रहे थे, माने हंसेंगे भी और गाल भी फुलाएंगे, दोनों बात कैसे हो सकती है? उन्हीं के बाद अपने बात का अपने कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। और यह जो है धर्म के आधार पर कौन लोग राजनीति करते हैं? मैं भी आप ही के चैनल पर देख रहा था, लाइव देख रहा था, और मैंने जो देखा और उसके बाद जो भाजपा नेताओं के जिस ढंग से बयान आए, तो निश्चित रूप से जो परिस्थितियों के आधार पर ही लोग अपना रिएक्शन व्यक्त करता है। तो जो परिस्थितियां उस समय दिखाई पड़ी या बाद में भी जो प्रतिक्रियाएं आई, चाहे आज भी जो अभी जो राकेश जी बोल रहे थे कि भाई सरेंडर कर दो और नहीं तो जो सो इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये कौन होते हैं इनकाउंटर करने वाले? हुई जी, ये कौन है? ये पुलिस है या प्रशासन है? एक पार्टी के प्रवक्ता अगर ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे, स्पष्ट है और सारे लोग जानते हैं कि कौन लोग हैं जो ऐसी घटनाओं से जिनको राजनीतिक लाभ मिलता है, कौन लोग हैं जो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति करते हैं, कौन लोग हैं जो अपराधी को भी जाति और धर्म के आधार पर। इसीलिए सर देखिए, अगला सवाल आपसे यही मेरा, चितरंजन जी, अतीक अहमद आपके लिए कौन है?
नहीं, अतीक अहमद अपराधी है, अतीक अहमद अपराधी है, अपराधी है, वह हिंदू और मुस्लिम नहीं है। लेकिन आप मानते हैं कि एक माफिया अपराधी जिसने कई लोगों की हत्या की, दुर्दांत कर्म किए, आप मानते हैं सब बात? मैं कह रहा हूं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। जात पात तो हमने जिक्र ही नहीं किया सर, हम आपसे खाली इतना पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने कल नारे लगाए अतीक अहमद जिंदाबाद, या जो लोग अतीक अहमद को शहीद बता रहे हैं, आप मानते हैं कि शहीद जैसा शब्द उसके साथ नहीं लगना चाहिए? ये शहादत का अपमान है। नहीं, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कि शहीद किसी को बताना तो शहादत क्या अपमान करना है, उसको हम कभी सब स्वीकार नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं है। और जिन लोगों ने ऐसा किया उस पर एक्शन हुआ। ठीक है, जो लोग ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद के साथ जो कुछ हुआ वो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि ओवैसी जी की पार्टी की तरफ से और भी कई लोग मानते हैं, आप मानते हैं कि ये मुसलमान पर कार्रवाई नहीं है? आपके शब्दों से जो समझ पा रहा हूं, ये एक अपराधी पर कार्रवाई है। नहीं देखिए, नहीं, क्या यहां पर मुसलमान मानेंगे? नहीं, अतीक अहमद अपराधी थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन मुसलमान भी थे। लेकिन जिस ढंग से उस घटना को भाजपा के नेता और उत्तर प्रदेश के मंत्री और भाजपा के अन्य दूसरे प्रदेश के नेता जिस ढंग से उसे पेश कर रहे हैं, वह लग रहा है कि वह भाजपा के नेता कर रहे हैं कि अपराधी की नहीं, एक मुसलमान की उन्होंने हत्या की है। नहीं, लेकिन ये कैसे आपको ज्ञान मिला सर? ये चित्रंजन जी, कैसे आपको पता लगा कि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि वो मुसलमान भी है? क्योंकि मुसलमान तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने यही कह रहे हैं कि जैसा अपराध किया था वैसी सजा मिल गई, पूर्ण पाप। किसने ये कह दिया? भाजपा के किस नेता ने कहा सर कि मुसलमान मर गया तो अच्छा है? शुभांकर जी, जो कहने का उनका स्टाइल है, जो कहने का उनका जो तरीका है, उस पर मैं कह रहा हूं। नहीं, तो आप किस बयान को कोट कर रहे हैं? हम चाहते हैं आप थोड़ा सा समझाएं ताकि हम भी आप समझ सकें। कौन सा कहने का स्टाइल आपको लग रहा है जिससे लग रहा है कि मुसलमान की तरफ इशारा कर दिया, वो अपराधी की तरह उसको नहीं देख रहे थे? कौन सा बयान? जैसे राकेश जी ने कहा कि हाँ साहब इतने इनकाउंटर हुए जी, किसी पर इस ढंग से बयान किसी का आया क्या? विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, इस ढंग से किसी मंत्री और भाजपा का बयान आया? तो मैं आप दिखा दीजिए हमको, तो क्या कारण है कि अतीक का जो हत्या हुआ वहां पर पुलिस के विकास दुबे को लेकर रिएक्शन सर आरजेडी से भी तो नहीं आया था, या फिर बिहार और महाराष्ट्र से भी तो नहीं आया था कि शहीद हो जाए, अमर हो जाए? आरजेडी अपराधी को अपराधी मानती है, आरजेडी किसी को जो है सो हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देखती। लेकिन आरजेडी ये भी मानती है कि बीजेपी इसमें हिंदू मुसलमान कर रही है। निश्चित रूप से भाजपा का तो वह चल रहा है। ठीक है, एक बार आलोक पांडे जी को भी शामिल कर लो। आलोक पांडे जी, बड़ा दिलचस्प है कि कई राजनीतिक दल कह रहे हैं कि वो अपराधी है, शहीद का दर्जा मत दीजिए, लेकिन बीजेपी जब कह रही है कि उसको मार दिया तो कहा जा रहा है कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके से रिएक्शन हो रहा है। हालांकि बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है पहले दिन घटनाक्रम के बाद से कि उनके नेताओं के जो बयान हैं, जो कोट आ रहे हैं कि चाहे पुण्य पाप का हिसाब यही होता है या ऊपर वाले का हिसाब है, उसको एक वर्ग मान रहा है कि ये भड़काऊ बयान है जो मुसलमानों को टीस करने के लिए हो रहे हैं कि देखो मार दिया दुर्दांत अपराधी को जो तुम लोग के नाम की सियासत करता था। देखिए शुभंकर, इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह कि योगी जी ने जो कहा था मिट्टी में मिला दूंगा जी, उसको शायद लोग अक्षरशः मान रहे हैं कि हत्या कर देना है। ये एक मुहावरा है हिंदी का, और जिसमें मिट्टी में मिला देने का मतलब होता है नष्ट कर देना। कभी कभी जब आर्थिक रूप से भी नष्ट होते हैं तो भी कहते हैं हम मिट्टी में मिल गए। इसलिए ये बिल्कुल गलत है कि योगी जी ने अगर सदन में कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, इसका यह मतलब है कि योगी जी हत्या करने के लिए कह रहे हैं। यह सिर्फ था कि अतीक के खौफ को खत्म किया जाए, तो अतीक का खौफ खत्म हो गया। अब दूसरी बात आते हैं कि जो अतीक की हत्या हुई जी, इट इज सिक्योरिटी लैप्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सुरक्षा चूक की और बार-बार की। मुझे इसी बात में एक पालघर की घटना याद आ जाती है, जहां दो संतों को पुलिस ने थाने से जबरदस्ती निकाल के भीड़ के हवाले कर दिया था और उनकी लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। क्या ओवैसी का या भारत के राजनेताओं का बयान आया था कि संविधान खतरे में है? B.R. अम्बेडकर जी का लिखित संविधान खतरे में है? ओवैसी ने इन हत्यारों को कहा कि वल्चर्स हैं, उनकी लाश पर रोने वाले हैं। क्या पालघर की हत्याओं के हत्यारों के लिए कहा कि वो वल्चर्स हैं? तो डॉक्टर आलोक पांडे, अतीक अहमद की जब आप बात करते हैं तो वो 5 बार का विधायक सांसद भी है, उसका भाई जो है वो भी विधायक रह चुका है कई बार। तो
वो एक राजनीतिक व्यक्ति भी, और राजनीति में तो ज्यादातर लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, गुंडाई के, दबंगई के, हत्या के। हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। तो यही कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे नेता तो हर पार्टी में है, बीजेपी में भी होंगे। अगर आप एडीआर की रिपोर्ट निकाल लेंगे, सपा में, बसपा में, तो फिर इस तरह से अतीक अहमद को केवल एक आपराधिक दिखाकर बाकी उसकी सारी चीजें गायब कर देना, वो जन समर्थन गायब कर देना, क्या बिल्कुल सही है? ये भी सवाल उठ रहा है। शुभांकर जी, एक बात समझिए कि मुझे नहीं लगता कि और किसी पार्टी में ऐसा नेता होगा जो किसी व्यक्ति जिंदा में खाल निकला लेता हो, तेजाब से नहलाकर चौराहे में टांग देता हो। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मुझे तो नहीं मिलता कि ऐसा कोई नेता है किसी पार्टी में। इतनी दुर्दांत व्यक्ति था अतीक अहमद, और अगर जो उसने किया है उसका उसको परिणाम मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो हत्या हुई है पुलिस अभिरक्षा में, यह भी गलत है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो एक इकबाल है वो कमजोर पड़ता है। अच्छा, जो मंत्री लोग बयान ट्वीट कर रहे हैं वो सही है? एक तो गलती आप खुद कह रहे हैं कि गलत हो गया, आपकी पुलिस की इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। 3 नए लड़के आते हैं, वो अतीक अहमद जैसे आदमी को एक ऐसी पिस्टल, जिगाना पिस्टल से शूट कर देते हैं जो भारत में बैन है। आपकी इंटेलिजेंस को कोई अता पता नहीं, ना उमेश पाल में, ना अतीक अशरफ में। उसके बाद जो बयान आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो आग में घी डालने काम करने वाले हैं? शुभांकर जी, ये बयान नहीं आने चाहिए। ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बयान तात्कालिक प्रतिक्रिया है। जो अतीक अहमद का जो एक कठोर एम्पायर था 45 साल का, 45 से 50 साल बंदे ने, शुभांकर जी, यानी 50 साल उसने शासन किया, तो एक जो बयान आया ये एक गलत प्रतिक्रिया थी। राकेश त्रिपाठी जी, बड़ा सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। उमेश योगी सरकार जब आई थी, क्योंकि तब हम और आप भी तभी डिबेट करते थे, और मुझे याद है कहा गया था 100 दिन में अपराधी या तो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश के बाहर होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं, ऐसा कुछ बयान था। लेकिन उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड होती है, दिन दहाड़े। असद को हमने देखा भी कि बिना मास्क पहने या कुछ चेहरा छिपाए शूटर्स आते हैं, एनकाउंटर, गोली मार देते हैं, 2-3 लोग और मारे जाते हैं। उसके बाद प्रयागराज में जिस तरह से यह घटना हुई अतीक और असद, उसके अशरफ को लेकर, पुलिस ने बीते 60 दिन में क्या ऐसा किया है उमेश पाल से लेकर अब तक, जिसको लेकर आप वो दावा जो करते थे उसको पीठ थपथपाए? क्योंकि एनकाउंटर को आप ताज बनाकर सर पर नहीं रख सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने क्या ऐसा किया? जगह जगह पर इंटेलिजेंस फेलियर नजर आ रहा है, पुलिस प्रशासन की कमजोरी जो है वो कैमरे में लाइव दिख रही है। और ऐसे घटनाक्रम तो मुझे इतिहास में नहीं नजर आता कि कहीं ऐसा हुआ था कि 8 पुलिस वाले खड़े हैं, माइक लगाया गया और वहां पर गोली मार दी गई। देखिए शुभांकर, मुझे लगता है इतिहास को अगर टटोलेंगे तो आपको यह भी ध्यान में आएगा कि इस देश में हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को खोया है, जो सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, जिनके लिए हर प्रकार के सुरक्षा घेरे होते हैं। हमने देखा है पूर्व प्रधानमंत्री को भी खोते हुए, हमने बेअंत सिंह मुख्यमंत्री की भी हत्या होते हुए पुलिस सुरक्षा में देखा है। पुलिस सुरक्षा के भीतर किस प्रकार से हमारे 2 विधायक राजू पाल, जिसकी हत्या का आरोप इसी दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद पर है, और हमारे विधायक कृष्णानंद राय, 400 गोलियां मारी जाती हैं, 67 गोलियां उनके शरीर के भीतर से बरामद होती है, छलनी छलनी कर दिया जाता है शरीर। ये कोई घटना पहली बार नहीं हुई है। पालघर का उदाहरण अभी आलोक जी दे रहे थे। इस प्रकार की घटनाएं हुई है, कई बार हुई है। सुमैया राणा जी, मैं आपके पास आऊंगा। अतीक अहमद हत्याकांड जो है वो दुर्खद है, दुर्भाग्यपूर्ण, और उसको लेकर लगातार हम तीखे सवाल पूछ भी रहे हैं। लेकिन एक सत्य यह भी है कि चाहे चांद बाबा का कत्ल हो, पार्षद अशफाक कुन्नू कत्ल हो, गेस्ट हाउस कांड जहां से नजदीकियां अतीक अहमद की बढ़ी थी मुलायम सिंह यादव जी के साथ, वहां से लेकर कानपुर में जब लास्ट टाइम 2017 के आसपास टिकट मिला था, 300 गाड़ियों काफिले को लेकर निकलना हो, पार्षद अशोक साहू की बात हो, नस्तन की बात हो, भाजपा नेता अशरफ को मारने की बात हो, देवरिया जेल से मोहित जायसवाल का मामला हो, या अब उमेश पाल का मामला हो, या फिर उससे पहले राजू पाल का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर जब हम अतीक का भी स्टेटमेंट वो पढ़ रहे थे 2021 का, जो उनकी पत्नी पढ़ रही थी, तो वो कह रही थी कि मुलायम सिंह यादव के दौर में ही वो उसका विस्तार हुआ है, और वो खुद कह रहे थे कि यहां पर हमने फैलाया सपा को, उनके साथ हम भी बढ़े, लेकिन अब वो टीस निकाल रहे थे कि आप लोगों ने दूरियां बना ली। तो इतने सालों में जो अतीक का ये साम्राज्य बना, अगर बीजेपी आप पर यह आरोप लगाती है कि आपके किए का सफाया हम कर रहे हैं और धीरे धीरे वो चीजें बेहतर हो रही हैं और जनता के मन में विश्वास आ रहा है, तो फिर क्यों ना माना जाए कि अपराधियों को आप लोगों ने पाला पोसा था और इसी वजह से जनता ने आप लोग को बाहर कर दिया? शुभांकर जी, सपा के पाली पोषित को ये सफाई कर रहे हैं और अपने पाले वो को कब ये पकड़ के कटघरे में लाएंगे? ब्रजेश सिंह पे कितने अपराध हैं बता दें? 106 के आसपास है। इनके राज्य में, जिसको ये राम राज्य बताते हैं, किसानों के ऊपर रौंद के गाड़ी से चला जाता है व्यक्ति, और उसी के बाप को बगल में खड़ा करके गृह मंत्री कहते हैं कि दूरबीन लेके भी अपराधी नहीं नजर आ रहे हैं। अरे दिखेंगे कैसे जब बगल में खड़े हुए हैं आपके? तो आपके ही राज्य में 2 महिलाओं को बुलडोजिंग करने के नाम पे जला के मार दिया जाता है, और वहां की डीएम
यहाँ तो पुलिस का ये हाल है और वहाँ की डीएम साहिबा का ये हाल था कि उससे वे एक दिन पहले वो ठुमका लगा रही थी। उसके अलावा एक दलित बच्ची को पहले वहां पर उसके साथ बलात्कार होता है, पुलिस का जो रोल सामने आया है उसमें रातों रात उसको पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, ये आप जस्टिफाई करेंगे? तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहोगे लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। गुजरी बातों से ज्यादा बेहतर ये कि आज में जीना सीखें जो आपके राज में हो रहा है। जी, आपने जितने मुद्दे उठाए हैं ये सारे मैं राकेश जी से इसके बाद पूछूंगा, सारे हर एक सवाल पर जवाब पूछूंगा, लेकिन राकेश जी पर आरोप लगाकर आप अपने दामन को साफ नहीं कह सकते हैं। आप लोग भी मानते हैं कि अपराधियों को पाला पोसा गया और एक दौर में जो नारा था, जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, वो यूं ही परसेप्शन नहीं बना था। चाचा विधायक हैं, आप लोगों ने पाला पोसा तो आप लोगों ने भी था, और अब जी परसेप्शन का क्या है ना शुभांकर जी, बनते बिगड़ते रहते हैं। ये तो लोगों की अपनी राय है, परसेप्शन बनाना और बिगाड़ना, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अपनी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपराध को खत्म करने के बजाय अपराधियों को गैर कानूनी तरीके से और संविधान के खिलाफ जाके और न्यायपालिका का अपमान करके खत्म करने की जो मुहिम चला रही है, ये यकीनी तौर पर बहुत ही घातक और बहुत एक तांगे वाला हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया, उसमें वो दौर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री बन जाता है देश का, आप बात कर रहे हैं तांगे वाले की, वो हजारों वाला जब प्रधानमंत्री कैसे तुलना कर रहे हैं आप? अतीक अहमद की तुलना क्या प्रधानमंत्री मोदी से कर रही है? लोकतंत्र में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ करके जाता है और सर्वोच्च पद तक पहुंचता है, आप उसकी तुलना एक माफिया अपराधी से कर रहे हैं। यही मानसिकता है आपकी, इसी जहर भरी मानसिकता के कारण माफिया बढ़ते, अपराधी बढ़ते हैं। विधायक रहे, क्यों बहुत बुरा लग गया आपको? अरे आप माननीय कसीदे पढ़िए, आप कसीदे पढ़िए। अभी कह रही थी अतीक अहमद गैंगस्टर अपराधी है और अभी कह रही माननीय विधायक है, माननीय सांसद है। आपने बनाया था सुमैया राणा, आपकी पार्टी ने बनाया था। शर्मानी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए आपको कि आपने जो अतीत में किए गए कृत्य थे उसके लिए आप माफी मांग लीजिए। सुमैया राणा, आप जैसे लोगों ने उत्तर प्रदेश को आज बदनाम करने का काम किया है। दुनिया भर के सामने उत्तर प्रदेश की छवि खराब होती, उसके जड़ में आप हैं। आपने माफियाओं को पाला और माफियाओं को नहीं पाला, उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे, उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे। शर्म नहीं आती है क्या आपको? ऐसी पार्टी के नेता, ऐसी पार्टी के प्रवक्ता है जिसकी पार्टी ने अपराधियों के कुत्तों से हाथ मिलाया है और उसके बाद भी बेशर्मी से आज भी अभी शाइस्ता परवीन का बचाव करने का काम कर रहे हैं। आप पूछिए इनके पार्टी के प्रवक्ता, इनके पार्टी के सांसद, इनके पार्टी के विधायक शाइस्ता परवीन को मासूम बता रहे हैं। शाइस्ता परवीन में अपराधी दिखाई नहीं पड़ता, जिस पर मुकदमा दर्ज है, जो फरार है, जिस पर इनाम घोषित है, उसको मासूम बता रहे हैं। इनसे पूछिए। ठीक है, सुमैया जी देखिए, मैं आपसे फिर ये सवाल पूछ जाऊंगा। आपने प्रधानमंत्री सुमैया जी, आपने प्रधानमंत्री से तुलना क्या सोचकर की? हम चाहते हैं वो आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मैंने कहा कि एक तांगे वाला, जिसको मैंने विस्तार की बात हम कर रहे थे, उनका बच्चा जो आपराधिक किस्म का था, वो हजारों करोड़ की संपत्ति हो जिसमें आपकी सरकार ने भी सीज किया, आपकी सरकार ने भी कई आरोप लगाए, उस पर आप क्यों इतना परेशान हुए कि आपने प्रधानमंत्री तुलना कर दी? हमारे देश में एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन जाता है, एक ऑटो चलाने वाले लेकिन अगर उस पर अपराध करके मुकदमे अपराध करके नहीं ना मैम, मंत्री बन जाता है। एक तांगा चलाने वाला जो नहीं, अगर सैकड़ों हत्या करके, लोगों की जमीन पर कब्जा करके, मार पिटाई करके, गैंगस्टर एक्ट लेके, उसकी तुलना आप कर रही हैं। सवाल का जवाब दिया और वो मैं उस सवाल के जवाब पे अब भी कायम हूं। ठीक है, कोई नहीं देख के आया है डेस्टिनी किसकी। आपकी नजर में अतीक अहमद कौन है मैम? बड़ा सीधा सवाल है। शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद आपकी नजर में कौन है? बिल्कुल एक दुर्दांत अपराधी है। शाइस्ता परवीन सजा देगा, फांसी न्यायपालिका देगी। और शाइस्ता परवीन के कौन से अपराध आ गए हैं मैं पूछना चाह रहा हूं, कौन है आपकी नजर में? वो बता दूंगी, लेकिन आज की तारीख में शाइस्ता परवीन एक नकाब वाली, पर्देदार, एक नॉर्मल खातून मालूम दे रही है। मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि उनका इसमें क्या हाथ है। अब ये सरकार निकाल के दे ना, बताए कि उनके कौन कौन से अपराध है। सरकार ने तो 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। सरकार तो इनाम घोषित कर देने का मतलब ये थोड़ी है कि वो न्यायपालिका से ऊपर। उमेश पाल के परिवार न्यायपालिका के सामने क्यों नहीं जाते? न्यायपालिका सामने सुमैया राणा, आप ही अपील कर दीजिए। शायद आपकी बात ज्यादा सुनती हो, मानती हो, आपकी रिश्तेदारी कुछ फोन से खून देते हैं। उसके बेटे को मार दिया, उसके पति को मार दिया, देवर को मार दिया, वो किस मुंह से सामने आएगी? कितनी पीड़ा है, कितनी पीड़ा है। बेटे को मार दिया, उसके बेटे ने जो सरेआम दिन दहाड़े वो राघवेंद्र सिंह गनर को मार दिया, वो संदीप निषाद गनर को मार दिया। ये पीड़ा नहीं झलक रही थी तब आपकी? यानी गनर जो मासूम मारे गए उन पर पीड़ा नहीं झलक रही। सुमैया राणा की पीड़ा की मासूम बेटे को मार दिया, उसके शौहर को मार दिया, कितनी पीड़ा है।
समैया राणा का यही चेहरा है, यही समाजवादी पार्टी का चेहरा है कि अपराधी के मारे जाने पर ये छाती पीटते हैं, ये मातम मनाते हैं, अपराधी के मारे जाने पर ये व्यक्तिगत नुकसान महसूस करते हैं, व्यक्तिगत नुकसान होता है इनका, क्योंकि हिस्सेदारी होती है, उसके जो एम्पायर है ना हजारों करोड़ का, उसमें हिस्सेदारी होती है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, प्रवक्ताओं की। ठीक है, देखिए वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन एक बात जो हमने इस कार्यक्रम में देखी और दर्शकों से कहेंगे कि हर राजनीतिक दल कह रहा है कि वो अपराधी था, अपराधी की जाति धर्म नहीं होता है, लेकिन जब बातें निकलती हैं तो उसमें सबका अपना अपना वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं निकल आता है, और यही इस देश का दुर्भाग्य है। खैर, दंगल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ।